कल कर्नाटक के दौरे पर रहेंगे पीएम मोदी। 16,000 करोड़ की परियोजनाओं का करेंगे उद्घाटन और शिलान्यास। पोस्ट बजट वेबिनार को पीएम मोदी ने किया संबोधित, तो बोले आज बजट का वेबिनार भारत के करोड़ों लोगों के हुनर और उनके कौशल को समर्पित। लैंड फॉर जॉब्स केस में तेजस्वी को सीबीआई का सम्मन। लालू के रिश्तेदारों और करीबियों के घर से ईडी को 53 लाख कैश, 2 किलो सोना मिला। दिल्ली शराब नीति मामले में के कविता से ईडी की पूछताछ आज। केसीआर के आवास पर पुलिस ने की बैरिकेडिंग। मेरठ में 300 से ज्यादा आयुर्वेदाचार्य जुटे। सीएम योगी भी पहुंचे। मेडिकल में आयुर्वेद और नई रिसर्च पर 3 दिन होगी चर्चा। H3N2 वायरस हुआ जानलेवा, अब तक 2 की मौत। केंद्र ने जारी की एडवाइजरी। नीति आयोग की राज्यों के साथ बैठक आज। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज। मैं हूं आपके साथ सोनी चौहान। खबरों की शुरुआत करते हैं दिल्ली से। बड़ी खबर आपको बता दें कि कविता से ईडी की पूछताछ जारी है। केसीआर के आवास पर पुलिस ने बैरिकेडिंग भी कर दी है। दिल्ली शराब नीति मामले में मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े होने के आरोप लग रहे थे, इसी को लेकर ईडी पूछताछ कर रही है। पहले भी 2022 में कविता से हैदराबाद में पूछताछ हो चुकी है। 12 दिसंबर 2022 को कविता से सीबीआई पूछताछ कर चुकी है। हैदराबाद में करीब 7 घंटे ये पूछताछ हुई थी। दिल्ली शराब नीति मामले में मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े होने का आरोप भी लगा है। पहले भी 2022 में कविता से हैदराबाद में ये पूछताछ की गई थी और एक बार फिर से ये तस्वीर दोहराती नजर आ रही है कि कविता से ईडी पूछताछ कर रही है, करेगी, क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं एक जुड़ाव, एक संलिप्तता देखने को मिल रही है, जिसके चलते ईडी का शिकंजा जो रुख है वो तल्ख होता नजर आ रहा है कि कविता से ईडी की पूछताछ। केसीआर के आवास पर पुलिस ने हालांकि बैरिकेडिंग भी कर दी है स्थितियों को देखते हुए। इससे पहले भी सीबीआई पूछताछ कर चुकी थी और एक बार फिर से। और इसी खबर पर हमारे साथ प्रवेश शर्मा संवाददाता दिल्ली से जुड़े हुए हैं, साथ ही कुलदीप भी हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। आपके पास आएंगे प्रवेश शर्मा। देखा जाए तो इससे पहले भी देखा जाए सीबीआई ने पूछताछ की थी कि कविता से, और एक बार फिर से ईडी पूछताछ कर रही है। जी जी बिल्कुल। जो के कविता से चल रही है उसमें एक सबसे बड़ी जो कड़ी है, जो सूत्रों के हवाले से मुझे अभी खबर मिली है, मैं आपको बता दूं कि मनीष सिसोदिया जो ईडी की कस्टडी में है, और जो पिल्लई जो साउथ कनेक्शन में जो सबसे बड़ा जो नाम आ रहा है जिसने ये सारा खेल रचा है, उसमें सबसे बड़ा नाम पिल्लई का है, और पिल्लई भी ईडी की कस्टडी में है। और आज के कविता भी ईडी की कस्टडी में ही समझिए, क्योंकि उनसे पूछताछ जारी है। बड़ी खबर ये है कि तीनों का आमना सामना कराने की तैयारी हो रही है। ईडी आज तीनों को एक साथ बैठाकर पूछताछ करने वाली है। तीनों आज एक ये कहा जाए कि एक ऐसे क्रॉस सवाल करने वाली है जो तीनों के आमने सामने बैठकर ये तय हो सकता है कि ये जो मनी लॉन्ड्रिंग का घोटाला हुआ है इसमें क्या है, असलियत क्या है। आज उसकी उस तह तक पहुंचने के लिए ईडी इन सवालों का घेरे में आज ले सकती है। जी, जाहिर सी बात है, ये जो सीबीआई ईडी वर्सेस की कविता और कल जिस तरीके से महिला आरक्षण को लेकर प्रदर्शन की भी तस्वीर सामने आई थी। आपके पास आएंगे कुलदीप। अगर देखा जाए तो ये जो तिकड़म है, ये जो त्रिकोणीय समीकरण यहाँ पर नजर आ रहे हैं, ये कई सवाल खड़े करते हैं। हालांकि वो बात अलग है कि इससे पहले 2022 में भी के कविता से पूछताछ हो चुकी है। कुलदीप अनम्यूट करिएगा।
जी। ईडी ने सीबीआई की एफआईआर का संज्ञान लेने के बाद पिछले अगस्त में मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया था। के कविता को जो साउथ लॉबी है उसका एक मेन हिस्सा माना जाता है, क्योंकि आज के कविता को पूछताछ ऐसे समय हो रही है जब ईडी दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और के कविता के कथित बिजनेस पार्टनर अरुण रामचंद्र पिल्लई को हिरासत में ले चुके हैं। और अरुण रामचंद्र पिल्लई ने अब दावा किया कि वह अपने बयान से मुकरना चाहते हैं जो नवंबर और दिसंबर 2022 के बीच ईडी ने दर्ज किया था। वहीं आज जब के कविता को जो इंटरलिस्ट के बैंक स्टेटमेंट और शेयर और दस्तावेज के साथ सामना कराया जा रहा है, जिसके बाद दिल्ली हैदराबाद में हुई बैठकों के बारे में पूछताछ होगी। वहीं साउथ ग्रुप का एक जो 5 स्टार होटल था जिसमें वो रुकी थी उसकी जानकारी ली जाएगी। फोटोकॉपी ड्राफ्ट एक्साइज पॉलिसी के बारे में पूछताछ जाएगा, क्योंकि कुछ ऐसे आरोपियों की जो दस्तावेज जांच करी थी ईडी ने कोर्ट, जिसके अंदर ड्राफ्ट की एक्साइज पॉलिसी के कुछ सबूत सामने आए थे, जिसके बाद ईडी ने अपने अभियोजन शिकायत में आरोप लगाया था कि कैसे कविता ने अपने सहयोगी अरुण रामचंद्र पिल्लई के माध्यम से शराब निर्माता इंपोर्टर्स को शेयरों की चोरी का मुनाफा पहुंचाया था। वहीं के कविता को कथित तौर पर 65% शेयरों को भी नियंत्रित करने का आरोप लगाया। बाद में जो इंडस्ट्रीज रिटेल ने कारोबार में एंट्री की, जिसके तहत दक्षिण समूह ने 25 में से 9 खुदरा रिटेल जोन को नियंत्रित किया है, जिसके लेकर आज ईडी ने कविता को बुलाया था और अभी पूछताछ जारी है, वो सहयोग कर रही है और जिसके बाद अभी ईडी के दफ्तर से वो निकल चुकी है। जी प्रवेश, आपके पास आएंगे। अगर देखा जाए मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी के बाद और अगर देखा जाए ईडी लगातार उनसे पूछताछ करने की एक कोशिश कर रही है। 7 दिन की रिमांड एक बार फिर से कल हुई और अब फिर से वही पूछताछ शुरू हुई है। गिरफ्तारी के बीच का जो समय रहा उस बीच कविता का जिक्र होता नजर नहीं आया और अचानक से के कविता की एंट्री हो जाती है। ईडी इनसे भी पूछताछ कर रही है। जी देखिए, सोशल नेटवर्किंग में जो व्हाट्सएप चैटिंग हुई थी, जो रामकिशन पिल्लई के मोबाइल नंबर पे जो व्हाट्सएप चैटिंग मिली थी, उसमें 3 आदमी ही मुख्यतः आ रहे हैं, जिसमें खुद पिल्लई है, दूसरे के कविता है और मनीष सिसोदिया है। तीनों के नाम की चैटिंग इस बात को ईडी हो चाहे सीबीआई हो, दोनों को इस बात का पुख्ता सबूत देती है कि कुछ ना कुछ ऐसा मतलब हुआ है कि जो जो नहीं होना चाहिए था। कुछ लेन देन की बातें उस व्हाट्सएप चैट में बोली गई हैं, जिसको लेकर दोनों ही तीनों को ही संशय के घेरे में लिया है और इसी आधार पर ईडी तीनों को जो है तीनों को समन भेजकर पूछताछ कर भी चुकी है। पहले भी ईडी ने लगभग 8 घंटे से ज्यादा की पूछताछ मनीष सिसोदिया से की थी। एक उससे पहले मंगलवार को 7 घंटे के आसपास की थी, लेकिन उसके बाद कस्टडी ले ली, क्योंकि जो मनीष सिसोदिया के जो सवाल पूछे जा रहे हैं उनसे वो संतुष्ट नहीं होने के कारण आज के कविता को भी बुलाया गया था। जिसके बाद अभी ये देखना बाकी है कि जब ये इस तरीके के सवाल सामने आते हैं कि ईडी जब कोई भी सवाल करती है और उसमें संतुष्ट नहीं हो सकती है, तो ईडी को एक अपना प्रोटोकॉल होता है, वो किसी को भी अरेस्ट कर सकती है या किसी को भी बुला सकती है। वैसे ईडी ने, मैं आपको बता दूं, लगभग 12 लोगों को गिरफ्तार कर रखा है, जिसमें 2 नाम पिल्लई और एक मनीष सिसोदिया का भी शामिल है। जी आपके पास आएंगे कुलदीप। अगर देखा जाए कविता ने जो सम्मन को केसीआर और बीआरएस को डराने धमकाने के लिए केंद्र का हथकंडा बताया है, अब ईडी का शिकंजा। साथ ही ये भी कहा गया है कि उनकी पार्टी केंद्र की विफलताओं को उजागर करना चाह रही है। देखिए, केसीआर के जो प्रमुख है चंद्रशेखर राव, उन्होंने भी आरोप लगाया कि बीजेपी अपना शक्तियों का जो ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग करके हमको डराने का और उसको धमकाने का प्रयास करिए। तो तमाम राजनीतिक दलों पे जो इनके सपोर्ट में जो इनको सपोर्ट करते हैं उनके सभी आरोप निरस्त कर दिए जाते हैं और जिनका सपोर्ट नहीं करते उनको ईडी और सीबीआई से गिरफ्तार करवाया जाता है। उसी को लेकर कल धरना जो कविता थी, उन्होंने वही अपना जो अपनी एकता विपक्ष को एकजुट करके एकता दिखानी चाहती थी, कहीं ना कहीं अपना दबाव बनाना चाहती थी, जिसको लेकर महिला आरक्षण के विरोध बिल को लेकर उन्होंने कल एक जंतर मंतर में धरना दिया था। तो इस मामले में एक महत्वपूर्ण बात यह है, जब सीबीआई ने के कविता के पूर्व ऑडिटर बुच्ची बाबू को गिरफ्तार किया था, तो इन पर आरोप लगा था कि जो कथित शराब नीति में साउथ ग्रुप यानी दक्षिण भारत के शराब कारोबारियों की एंट्री के कविता का भी एक महत्वपूर्ण रोल था इनकी एंट्री करवाने के लिए। इसके अलावा इस साउथ ग्रुप के बाकी सदस्य जो अभिषेक बेंडीपिल्ली, पी सरम रेड्डी, बेनब बाबू मुगंता, अन्य कई ऐसे लोग थे जिसमें मनीष सिसोदिया की रिमांड कॉपी में से कविता का रोल महत्वपूर्ण बताया गया। जिसके बाद साउथ लॉबी में जो तमाम जो थे अरुण पिल्लई के जो जितने भी एजेंट थे उनको मुनाफा दिया गया, जिसके बाद नई पॉलिसी में होलसेलर के मार्जिन को 6% से 12% कर दिया गया था। वही रिटेलर को 185% मार्जिन के साथ आबकारी नीति को लाया गया, जिसके बाद जो गवर्नमेंट का रेवेन्यू घट गया था और जिसको लेकर कहीं ना कहीं जो होलसेलर थे, जो शराब के निर्माता थे, उनको डायरेक्ट मुनाफा पहुंचाया गया, जिसके बाद ईडी ने केस दर्ज किया था। उनके पिछले साल उनके आवास पर पूछताछ की गई थी। जी
जी प्रवेश, आपके पास आएंगे। देखा जाए तो आप दिल्ली में इस वक्त मौजूद हैं। बीआरएस के जो कार्यकर्ता हैं वो लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। क्या कुछ माहौल नजर आ रहा है, क्या कुछ स्थिति नजर आ रही है? देखिए, जो कार्यकर्ता जुट रहे हैं सुबह से ही वो जुटे हुए हैं, और मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि जो कार्यकर्ता है वो ये दिखाना चाहते हैं कार्तिक की कविता की ईडी कस्टडी लेगी या कोई ऐसी कार्रवाई करेगी जो उनके नेता के विरोध होगी, तो वो उसको लेकर थोड़ा बहुत प्रदर्शन या यूं कहें कि हंगामा करने के लिए वहां पे करते थे। लेकिन दिल्ली पुलिस ने अपनी कमर कसी हुई है, और दिल्ली पुलिस किसी भी तरीके का कोई भी अनहोनी ना हो इसके लिए उन्होंने अतिरिक्त पुलिस फोर्स भी लगा रखी है। और मैं आपको बता दूं कि उस एरिया को चप्पे चप्पे पर निगरानी भी रखी जा रही है। जी चलिए, प्रशासनिक अमला है वो पूरी तरीके से मुस्तैद नजर आ रहा है इस प्रदर्शन को रोकने के लिए। शुक्रिया आप दोनों का इस चर्चा में ये जानकारी साझा करने के लिए, प्रवेश आपका भी और कुलदीप आपका भी। देखा जाए तो ईडी अब के कविता से पूछताछ कर रही है और दूसरी तरफ जो बीआरएस के कार्यकर्ता हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं। कविता ने सम्मन को केसीआर और बीआरएस को डराने धमकाने के लिए केंद्र का हथकंडा बताया। साथ ही बीआरएस ने केंद्र की आलोचना करते हुए कहा है कि केंद्रीय जांच एजेंसियां बीजेपी की विस्तारित शाखा बन गई है और इसी को लेकर प्रदर्शन भी बीआरएस का नजर आ रहा है। बढ़ते आगे, बरेली जेल में अतीक के भाई पर सख्ती बढ़ाई गई है। अतीक के भाई को हाई सिक्योरिटी बैरक में भेजा गया है। बड़ी खबर, अशरफ को किसी से मुलाकात करने की इजाजत नहीं दी गई। अतीक का बेटा भी हाई सिक्योरिटी बैरक में है। तो नैनी जेल में बंद है अतीक का बेटा अली अहमद, जिसको हाई सिक्योरिटी बैरक में रखा गया है। बरेली जेल में अतीक के भाई पर सख्ती बढ़ाई गई है। अतीक के भाई को हाई सिक्योरिटी बैरक में भेजा गया। अशरफ को किसी से मुलाकात करने की भी इजाजत नहीं दी गई। और इसी खबर पर संवाददाता शानू कुमार हमारे साथ जुड़े हुए हैं ज्यादा जानकारी के लिए। शानू, हाई सिक्योरिटी के बीच में रखा गया है, हालांकि मुलाकात करने के लिए इजाजत नहीं दी जा रही है, क्या अपडेट मिल पा रही है? और देखिए सोनी, बिल्कुल बताना चाहूंगा, अशरफ के तार लगातार बरेली में कई अहम लोगों से जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। और अब तक की बात की जाए तो 4 लोगों को गिरफ्तार भी किया जा चुका है और लगातार कॉल डिटेल्स खंगाली जा रही हैं और एसआईटी की टीम लगातार इसमें बड़े अहम बिंदुओं पे जो है जांच कर रही है और किसी भी प्रकार की लापरवाही को नहीं बख्शा जा रहा है। क्योंकि पहले एसटीएफ इसकी जांच कर रही थी, लेकिन अब एसआईटी इसकी जांच कर रही है। लेकिन अब बात अशरफ की जाए तो अतीक अहमद के भाई अशरफ, जो कि बरेली में 2 साल से जिला जेल में बंद है और उमेश हत्याकांड से पहले इनके तमाम ऐसे कॉन्टेक्ट नजर आ रहे हैं और बरेली से साफ तौर पर से उमेश हत्याकांड के तार जुड़ते हुए भी नजर आ रहे हैं। हालांकि अभी इस चीज की पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन कल की बात करें, कल भी 2 गुर्गों को जेल भेजा गया है और उससे पहले एक जिला जेल का ही जो शिवहरी सिपाही था और उसको, और उसके बाद जो कैंटीन का सप्लायर था जेल का, उसको भी जेल भेजा जा चुका है। तो अभी भी लगातार ऐसे कॉन्टेक्ट सामने आ रहे हैं और इसकी पूरी निगरानी एसपी सिटी राहुल भाटी कर रहे हैं। उन्हीं के नेतृत्व में जो है एसआईटी इस चीज की जांच कर रही है। बात अब अगर उसकी कड़ी सुरक्षा की जाए तो लगातार उनको अब जिला जेल की प्रशासन की बात की जाए तो कल डीआईजी पहुंचे थे, जो जिला जेल के प्रशासन अधिकारी होते हैं वो भी पहुंचे थे, उन्होंने भी छापा मारा था और लगातार बरेली पुलिस तो छापा मारी रही है। और इसी दौरान उन्होंने साफ तौर पर से आदेश किया है कि जो अशरफ है उसको जो है कड़ी सुरक्षा में और किया जाए, हाई सिक्योरिटी डाल दी जाए। किसी भी प्रकार को कोई भी कितना भी इमरजेंसी हो। क्या वजह है इस तरीके से अतीक के भाई को भी हाई सिक्योरिटी बैरक में रखा गया, किसी से मुलाकात करने की इजाजत नहीं दी जा रही है, साथ ही अतीक के बेटे को भी हाई सिक्योरिटी उसकी बढ़ा दी गई है? देखिए सोनी, बहुत अहम बात है कि हाई सिक्योरिटी क्यों डाली जा रही है। उसका रीजन ये है क्योंकि देखिए इससे पहले जब वो नॉर्मल जेल में बैरक में बंद था तो उससे लगातार इतनी जांच पड़ताल होने के बावजूद भी उससे कई लोग ऐसे मिल लिए जो कि गैर कानूनी तरीके से मिले थे, उनका कोई रिकॉर्ड नहीं था, उनका ना ही आधार कार्ड जमा था, ना ही कोई कॉन्टेक्ट नंबर जमा था। इसी वजह से जो गैर कानूनी तरीके से जितने लोग अब तक मिलते रहे, बरेली के सपा नेता की बात करें लल्ला गद्दी, वो लगातार मिलते रहे। अशरफ के साले जो कि सद्दाम है, उनका लगातार उनके मिलने वाले लोग उनसे मिलते रहे। और सबसे बड़ी बात सुनी कि वहां से व्हाट्सएप कॉलिंग भी लगातार अशरफ की कराई दी जा रही थी और फोन भी अलाउ किए जा रहे थे। तमाम ऐसे बिंदु हैं जिसके लिए हाई सिक्योरिटी लाना जरूरी था। और अब देखना होगा कि हाई सिक्योरिटी
सिक्योरिटी कितनी पुख्ता हो सकती है। और देखिए, जिस तरीके से सूत्रों की बात की जाए तो अभी तक ये भी पता लग रहा है कि उसको बरेली जिला जेल से किसी और जेल में भी शिफ्ट किया जा सकता है, क्योंकि जिस तरीके से लगातार लोग मिल रहे थे, कितनी भी जांच पड़ताल कर ली जा रही थी, लेकिन लोगों का कांटेक्ट अशरफ से बना हुआ था और अशरफ का कांटेक्ट सीधा अतीक से बना हुआ था। तो तमाम ऐसे पहलू हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश शासन की बात की जाए, सरकार की या फिर शासन की बात की जाए, तो लगातार लेकिन शानू सवाल ये भी है कि हाई सिक्योरिटी के बावजूद भी एक जो मास्टर प्लान जिसने बनाया, जिस तरीके से इस पूरे घटनाक्रम को अंजाम दिया गया, वहां तक उस मेन बिंदु पर अभी भी नहीं पहुंचा जा सका है। देखिए, बिल्कुल, हाँ, बिल्कुल बड़ी बात है कि अभी तक वो शूटर तक नहीं पहुंच पाए लोग कि आखिर क्यों, किसने ये किया था। और कुछ लोग पकड़े भी गए, लेकिन मेन पॉइंट अभी तक सामने क्लियर नहीं हो पाया है। और प्लान की बात की जाए सोनी, तो सबसे बड़ा अभी तक बड़े वरिष्ठों की बात की जाए तो बरेली में साफ तौर से माना जा रहा है कि बरेली जिला जेल से ही ये पूरा प्लान सेट हुआ है और तभी यहां से जो है प्रयागराज में उमेश हत्याकांड को अंजाम दिया गया था। क्योंकि अशरफ की जिस तरीके से कॉल डिटेल्स की बात की जाए, व्हाट्सएप कॉलिंग कराई गई, क्योंकि जिला जेल का एक सिपाही इसमें शामिल था, तो उस पर कार्रवाई तो जरूर हो गई है, लेकिन ये पूरा प्लान कैसे सेट हुआ, ये बड़ा सवाल है। और अशरफ का जो साला है सद्दाम, वो इस पूरी चीजों को अंजाम दिया करता था। और जो सद्दाम था वो खुद जो है फाइकिन क्लब, वो बड़ा शाही पौश इलाका है बरेली शहर का, तो वहां से वो किराए के मकान में रहता था और अपना नाम बदल के वहां रहता था। वहीं पर ही कई कारोबारी उससे मिलने आते थे, कई नेता लोग मिलने आते थे। तो माना जा रहा है कि वहीं से सारी ये पुष्टि हुई है और वहीं से ये पूरा प्लान सेट किया गया, उसी के बाद उमेश हत्याकांड को अंजाम दिया गया था। बिल्कुल, आप हमारे साथ शानू बने रहिए। कुल मिलाकर अतीक के भाई को हाई सिक्योरिटी प्रोवाइड कराई गई है, साथ ही अतीक के बेटे को भी किसी से भी मुलाकात करने की इजाजत नहीं दी जा रही है। बावजूद इसके बरेली जिला जेल में ही प्लानिंग होती है और अब सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है, लेकिन मेन बिंदु में अभी तक नहीं पहुंचा जा सका है। शुक्रिया शानू इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। बड़ी खबर कोरबा से सहायक उप निरीक्षक नरेंद्र सिंह परिहार की हत्या का ये मामला है। नरेंद्र सिंह परिहार की धारदार हथियार से हत्या हुई थी। 24 घंटे गुजर जाने के बाद भी अभी तक कोई सुराग नहीं मिला। बांगो पुलिस के हाथ अभी भी खाली है। अंधेरे में तीर मारती हुई पुलिस नजर आ रही है। तो बांगो थाना में पदस्थ हैं ये सहायक उप निरीक्षक नरेंद्र सिंह परिहार, जिनकी हत्या कर दी गई। शाम तक बिलासपुर से पहुंचे थे फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट। कोरबा पुलिस लगातार कई अहम बिंदुओं पर जांच पड़ताल कर रही है। थाना प्रभारी को लाइन अटैच कर दिया गया। कातिल इतना शातिर है कि एक भी सबूत नहीं छोड़ा। बड़ी ही सतर्कता के साथ इस पूरे घटनाक्रम को अंजाम दिया और 24 घंटे बीत जाने के बाद भी अभी भी पुलिस के हाथ खाली हैं। तो सभी पहलुओं पर जांच पड़ताल जारी है। कोई सुराग मिलता नजर नहीं आ रहा। नरेंद्र सिंह परिहार की धारदार हथियार से हत्या कर दी गई थी और 24 घंटे गुजर जाने के बाद भी अभी तक कोई सुराग नहीं मिला। पुलिस के हाथ अभी भी खाली है। हालांकि इस पूरे मामले की जांच पड़ताल भी की जा रही है, लेकिन अभी भी इस पूरे घटनाक्रम का जिम्मेदार कौन है ये साफ होता नजर नहीं आ रहा। तो शाम तक बिलासपुर से पहुंचे फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट्स, बावजूद इसके कोई सुराग नहीं मिल रहा। कोरबा पुलिस लगातार इस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। चंद्रकुमार श्रीवास संवाददाता जुड़े हुए हैं इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए। चंद्रवास, अगर देखा जाए चंद्रकुमार की ये पूरा घटनाक्रम को 24 घंटे बीत चुके हैं, बावजूद इसके कोई सुराग मिलता नजर नहीं आ रहा है। किस तरीके से जांच पड़ताल की जा रही है? जी, मैं बताना चाहूंगा कि नरेंद्र सिंह परिहार जो बांगो थाना में एसआई के रूप में जो पदस्थ थे और उनकी जो कार्यशैली काफी अच्छी थी, लेकिन कल सुबह उनकी बैरक पे, उनके कमरे पे जो उनकी डेड बॉडी मिली थी, लेकिन पुलिस को अभी तक कोई भी सुराग ऐसा हाथ नहीं लगा है। पुलिस का महकमा जो है पूरी सभी पहलुओं पे जांच करी है, लेकिन अभी तक पुलिस को कोई सुराग हाथ नहीं लगा। पुलिस के हाथ बिल्कुल खाली हैं। पुलिस जो है बिल्कुल अंधेरे में तीर चला रही है। आपको मैं बताना
चाहूंगा कि 24 घंटे से लगभग ऊपर हो चुकी है, लेकिन पुलिस के हाथ में अभी तक कोई ऐसा अहम सुराग नहीं जुटा पाई है। इसी को लेकर के आज कोरबा एसपी ऑफिस में इनकी एक अहम बैठक रखी गई है। जी, बैठक में क्या अब रणनीति बनाई जाएगी कि किस तरीके से जांच पड़ताल की जानी चाहिए, किन किन बिंदुओं पर की जानी चाहिए, क्योंकि 24 घंटे का वक्त बीत चुका है और अभी तक पुलिस के हाथ खाली हैं। जिम्मेदारों से आपने बात करने की कोशिश की, क्या कुछ प्रतिक्रिया निकलकर सामने आ रही है कि इतना वक्त बीत चुका है, अभी तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है? जी, मैं बताना चाहूंगा कि समय पर जो है कि कुछ क्लू नहीं मिल पाने के चलते यहाँ जो पूर्व में जो थाना प्रभारी जो पद थे नवीन देवांगन, उनको लाइन अटैच कर दिया गया है और उनके बदले में नवीन जो थाना प्रभारी है रमेश बैस, जो यहाँ पे अभी पदस्थापना किया गया है, अभय बैस। और आज सभी जो जिले के तमाम पुलिस अधिकारी हैं, जो टीआई हैं, उन सभी के एक अहम बैठक जो है वो कोरबा एसपी ऑफिस में अभी लिया जा रहा है। अभी यहाँ से तुरंत कुछ ही देर पहले जो है तमाम अधिकारी यहाँ पे जुटे हुए थे, विभिन्न मुद्दों पे चर्चा कर रहे थे और तत्काल उनको फोन आया। उसके बाद यहाँ के जो जितने तमाम अधिकारी थे सभी के सभी कोरबा एसपी ऑफिस के लिए बैठक के लिए रवाना हुए हैं। और इनका जो शुक्रिया प्रवेश, माफ कीजिएगा चंद्र कुमार, इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। कुल मिलाकर देखा जाए तो अब इस पूरे घटनाक्रम को देखते हुए एक बैठक एसपी ऑफिस में और इस बीच अधिकारियों की बैठक के बीच रणनीति बनाकर अब इस पूरे मामले की जांच पड़ताल की जाएगी। बढ़ते आगे, पूरे राजस्थान में बीजेपी अब प्रदर्शन करेगी। शहीदों की पत्नियों के प्रदर्शन पर अब बीजेपी का आंदोलन है। राजस्थान सरकार के विरुद्ध ये प्रदर्शन किया जाएगा। वीरांगनाओं के समर्थन में अब सांसद भी इस प्रदर्शन में शामिल होंगे। तो किरोड़ी लाल सांसद गिरफ्तार भी हुए। तबीयत बिगड़ने पर एसएमएस में भर्ती कराया गया है। सतीश पुनिया के अलावा कई बीजेपी नेता भी शामिल हुए। पूरे राजस्थान में बीजेपी प्रदर्शन करेगी। तो सतीश पुनिया के अलावा कई बीजेपी नेता भी इस प्रदर्शन में शामिल होंगे। पूरे राजस्थान में बीजेपी प्रदर्शन कर रही है। तो बीजेपी का प्रदर्शन, शहीदों की पत्नियों के प्रदर्शन पर बीजेपी का ये आंदोलन किया जा रहा है। राजस्थान सरकार के विरुद्ध ये प्रदर्शन है बीजेपी का। वीरांगनाओं के समर्थन में अब सांसद किरोड़ी लाल भी उतरे। हालांकि इस बीच उनकी तबीयत भी बिगड़ गई, उन्हें हिरासत में लिया गया। तबीयत बिगड़ने के चलते उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। जो भी है सातिर अपराधी है। सातिर देख क्या तो कोई वो दिमाग दे है। तो ज्यादा से ज्यादा बीजेपी के कार्यकर्ता इस प्रदर्शन का हिस्सा बनेंगे। वीरांगनाओं के समर्थन में ये उतर आए हैं प्रदर्शन के लिए। पॉलिटिकल एडिटर राजस्थान से हमारे साथ जुड़े हुए हैं कृष्ण गोपाल जी। कृष्ण गोपाल जी, अगर देखा जाए तो अब बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं वो सड़कों पर उतर आए हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं और जो शहीद हैं उनकी पत्नियों के समर्थन में ये प्रदर्शन है। क्या कुछ समर्थन की मांग को लेकर ये प्रदर्शन के लिए उतरे हैं? जैसा कि आपने बताया कि आज प्रदर्शन हो रहा है। कल देर रात को वीरांगना थी, उनके प्रदर्शन को लेकर बीजेपी सांसद किरोड़ी लाल मीणा जी धरने पे बैठे थे, उनके सपोर्ट में बैठे थे और कल उनको गिरफ्तार कर लिया गया था। गिरफ्तारी के बाद उनको कुछ गर्दन में चोट आई थी, जिसको लेके पहले तो नियरेस्ट जो थाना था चौमू में, वहां पे उनको भर्ती कराया गया। फिर वहां से उनको रेफर करके एसएमएस जयपुर में उनको भेजा गया। वहां पर उनका ट्रीटमेंट चल रहा है अभी। जी। और जी
कृष्ण गोपाल जी, देखा जाए तो ये प्रदर्शन में जिस तरीके से सांसद भी उतर रहे हैं, कार्यकर्ता भी बढ़ते जा रहे हैं इस प्रदर्शन को लेकर, पूरे राजस्थान में प्रदर्शन की तस्वीर जिस तरीके से अब और बढ़ती हुई नजर आ रही है, क्या कुछ तस्वीर आगे निकलकर सामने आने वाली है? आगे जैसे ही राज्य सरकार ने उनको शहीदों की जो वीरंगाएं थी उनको वादा किया था उनके करने के सपोर्ट करने के लिए, वो सपोर्ट ना करने की वजह से बीजेपी ने इसे मुहिम बनाते हुए, मुद्दा बनाते हुए और इसको आगे ले जाने के लिए मांग वही है कि जो उनकी वीरांगनाओं की जो मांगे हैं उनको पूरी की जाए। इनका यही मकसद है। जी कृष्ण गोपाल जी, साथ ही ये भी जानना चाहेंगे कि आर्थिक मांग के अलावा और कौन कौन सी मांगे थी जिसको लेकर बीजेपी प्रदर्शन कर रही है? वो लेकर कुछ उनकी गांव में कुछ सड़कों को लेकर मांगी थी, कुछ उनको स्पेशल टैक्स देने की मांग थी, स्पेशल ट्रीटमेंट देने की मांग थी। जी, इस तरह से कुछ मांग थी। शुक्रिया इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। तो आर्थिक दृष्टिकोण से जो शहीद की पत्नियां हैं, उनकी जो मांगे हैं वो सरकार मांग ले, क्योंकि सरकार की तरफ से ऐसी कोई पॉजिटिव प्रतिक्रिया नहीं आई जिसकी वजह से बीजेपी प्रदर्शन कर रही है। इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल बस इतना ही। आगे खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।